हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 क्यूरोसिटी बुक के 4th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी भी बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस शब्द के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें पहला है द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टेइक सेल इज कॉल्ड, यानी कि वोल्टेइक सेल में जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सेकंड है एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ, एक करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह काम करता है, तो बार मैग्नेट की तरह। सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब आपको सही ऑप्शन जो है चुनना है। उसमें सबसे पहला सवाल है ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टेइक सेल। अगर हम लोग वोल्टेइक सेल और ड्राई सेल की बात करें तो जो ड्राई सेल्स होते हैं ना, वो वोल्टेइक सेल से कम पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, कहीं ले जाने योग्य। मान लीजिए आपको कहीं एक सेल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो जो ड्राई सेल्स होते हैं उनको लेना उतना आसान नहीं है जितना वोल्टेइक सेल को है, ऐसा आपको कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ड्राई सेल्स जो होते हैं वो वोल्टेइक सेल की तुलना में ज्यादा पोर्टेबल होते हैं। उसके बाद अगला है एक कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एक कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बनता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर आयरन पेपर क्लिप्स देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल। यहाँ पर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ है, वो ज्यादा पेपर क्लिप्स को जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तुलना में जिसमें 2 सेल्स का बैटरी लगा हुआ है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्स रहेगा, जितना ज्यादा बैटरी का पावर रहेगा, उतना ज्यादा वो आयरन क्लिप्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो है नाइक्रोम वायर से फ्लो करता है थोड़े सी देर के लिए। द वायर बिकम वार्म, ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस टाइप का दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि वायर जो है, जो तार है वो गर्म हो जाएगा, और दूसरा में आपको कहा गया है कि मैग्नेटिक कंपास जो कि वायर के जस्ट नीचे रखा गया है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट के साथ क्या है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों में से कोई एक सही है, फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसमें क्या होगा कि वायर गर्म भी होगा और जो मैग्नेटिक कंपास नीचे रखा जाएगा उसमें डिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए वाले को कॉलम बी के साथ मिलाना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिया गया वोल्टेइक सेल, तो ये किससे मैच होगा, डी वाले से। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, वोल्टेइक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये किससे मैच होगा, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। इसके बाद तीसरा है नाइक्रोम वायर, ये किससे मैच होगा, ए वाले से, बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। और लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये किससे मैच होगा, बी वाले से, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज इट। यहाँ पे बोला गया है कि नाइक्रोम वायर को ना ज्यादातर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हीट को जनरेट करता है। किसी भी करंट, मान लीजिए आप कोई भी करंट उसमें से पास कराते हो किसी भी वैल्यू का, तो उसमें से क्या करता है ना, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, हीट को जनरेट करता है, क्योंकि इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को जनरेट करेगा, जिसके चलते इसको हीटिंग एप्लायंसेस में यूज किया जाता है। अब देखिए 6th क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर और अ स्टोव आर ऑफन कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स लाइक बर्निंग फायरवुड और चारकोल। गिव रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कंसिडरिंग सोसाइटल इंपैक्ट। यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हीटर हो गया, स्टोव हो गया, इसको आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर यूज किया जा रहा है और कहा जाता है कि ये ज्यादा कन्वीनियंट है ट्रेडिशनल मेथड्स की तुलना में। अब ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड कौन कौन से थे, लोग कोयला जलाते थे, लोग चूल्हा जलाते थे, तो उनसे जो है ये चीज ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा अच्छा कहा जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, आपको ना इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ रीजंस अपनी तरफ से देने हैं और सोसाइटल इंपैक्ट को भी आपको देखना है कि हाँ इसका सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए आपको इसका आंसर देना है।
तो आंसर में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल मेथड्स बिकॉज दे आर क्लीन, सेफ एंड इजी टू यूज. Unlike burning firewood or charcoal, they do not produce smoke, ash or harmful gases that pollute the air and cause health problems. They also save time and effort as there is no need to collect or store fuel. By reducing air pollution and protecting forests from cutting, electric devices help in keeping society healthier and the environment safer. देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज जो है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट है ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में, क्योंकि उनसे जो है ना उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है और उनको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है. अगर हम लोग फायरवुड ये सबको जलाते हैं, अगर हम लोग लकड़ी ये सबको जलाते हैं, चारकोल ये सब का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें तो ये उतना ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एज भी छाई ये सब भी इनसे ज़्यादा नहीं निकलता है और हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन भी नहीं होता है. हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन से क्या होता है कि एयर जो है वो पॉल्यूट होता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो उसके वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उससे भी हम लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं. उसके साथ साथ ये हमारा समय भी बचाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए ना हम लोग को फ्यूल को कलेक्ट करने का और स्टोर करने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होता है. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, फॉरेस्ट कटने से बच रहे हैं. ओके, मान लीजिए फॉरेस्ट ये सबको काटा जाएगा लकड़ी ये सब के लिए, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. उससे फॉरेस्ट डिप्लीशन हमें देखने को मिलेगा, डिफॉरेस्टेशन एक लार्ज अमाउंट में होगा. तो उन सारी चीज़ों से लोग बच रहे हैं. उसके साथ साथ जो सोसाइटी है वो हेल्दी भी रह पा रही है और इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रह पा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कट नहीं रहे हैं. तो जो पर्यावरण है वो हरा भरा रह पाएगा. अब देखिए 7th क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर 4.4a. इफ द कंपास प्लेस नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स, ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्सप्लेन व्हाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज. और थर्ड है, प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द रिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द टर्मिनस बैटरी टर्मिनस. यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको फिगर 4.4a में देखना है, अगर जो कंपास को रखा गया है ना कॉइल के पास वो अगर डिफ्लेक्ट करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है वो किस प्रकार का होगा उसको आपको एरो की सहायता से दिखाना है. उसके बाद दूसरा सवाल है कि कंपास नीडल जो है वो क्यों मूव करता है जब भी उसमें से करंट फ्लो हुआ, इसके पीछे का रीजन आपको जो बताना है. उसके बाद थर्ड है कि आपको क्या करना है ना, यहाँ पर पता करना है कि क्या होगा अगर आप लोग बैटरी टर्मिनल्स को पलट दोगे. मतलब जो ये बैटरी टर्मिनल्स है उसको अगर आप रिवर्स कर दोगे, पलट दोगे, तो उससे क्या प्रभाव होगा ये आप लोग को बताना है. तो फिगर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा. अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं. देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एरो ऑफ करंट शुड बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द कॉइल बैक टू द निगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे बोला गया है कि जो करंट का एरो होगा ना वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और वापस से निगेटिव टर्मिनल में जाएगा. तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एरो बना लेंगे. उसके बाद सेकंड है, द कंपास नीडल मूव्स बिकॉज द करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच अफेक्ट द मैग्नेटिक नीडल एंड कॉजेस इट टू डिफ्लेक्ट. देखिए हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन देखे थे, वहां पे क्या पूछा गया था कि ऐसा होने से, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से वो नीडल क्यों मूव करता है. तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखे हैं कि कंपास नीडल इसीलिए मूव करता है ना क्योंकि वो जो कॉइल में जो करंट पास हुआ उसके चलते क्या होता है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक नीडल को अफेक्ट करता है एंड वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है. अब थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि अगर हम लोग बैटरी टर्मिनल्स को रिवर्स कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा. तो उसका ये प्रभाव होगा, हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, इफ द बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस सो द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्सेस एंड द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, बैटरी टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे ना तो जो करंट का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा एंड उसके चलते हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो गया है. उसके चलते क्या होगा, उसके चलते ये होगा कि जो कंपास नीडल अभी किसी दूसरे डायरेक्शन मूव कर रहा था वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलेगा. 8th क्वेश्चन है, सपोज सुमन फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल टू ऑफ पोजीशन. इन इंट्रोडक्शन स्टोरी आफ्टर सम टाइम द आयरन नील नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन पेपर क्लिप्स बट द वायर wrapped around the iron nail is still warm. Why did the lifting electromagnet stop lifting the clips? गिव पॉसिबल रीजंस. यहाँ पे आपको बोला गया है कि मान लीजिए यहाँ पे जो सुमन है वो अपने उस लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो स्विच है उसको ऑफ पोजीशन में करना भूल जाती है, जो आपने इंट्रोडक्शन स्टोरी में देखा होगा. तो कुछ देर के बाद जो आयरन नेल है वो अब आयरन क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, उसको पिकअप नहीं करता है, लेकिन जो वायर उस आयरन नेल के चारों ओर लपेटा गया था वो अभी भी गर्म है. तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, क्यों उस लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्लिप्स को लिफ्ट करना बंद कर दिया. आपको इसके पीछे पॉसिबल रीजंस देना है. तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, the lifting electromagnet stopped working because the iron nail lost its magnetism after being heated for a long time. देखिए जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अब काम करना बंद कर चुका है क्योंकि आयरन नेल उसने क्या किया, अपना जो मैग्नेटिज्म, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म स्टोर हुआ था वो मैग्नेटिज्म अब लूज हो गया है क्योंकि हमने उसे बहुत ज़्यादा देर तक गर्म कर दिया है. When current flows continuously, the wire becomes hot and the iron
आयरन नेल में लूज इट्स टेम्पररी मैग्नेटिज्म। देखिए जब करंट जो है ना लगातार फ्लो करता रहता है तो उससे क्या होता है, उससे जो वायर है, तार है, वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड जो आयरन नेल है वो अपने टेम्पररी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। टेम्पररी मैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ, कुछ देर के लिए जो मैग्नेटिज्म बना था उसके अंदर, जो मैग्नेटिक पावर उसे मिला था, वो बहुत ज़्यादा गर्म होने से, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से वो उस मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। ऑल्सो द बैटरी में बिकम वीक आफ्टर लॉन्ग यूज। अगर हम लोग बहुत देर तक उस बैटरी को भी यूज़ करते चले जाएंगे ना तो वो बैटरी भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। सो द करंट बिकम लेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैनॉट लिफ्ट द क्लिप्स। एंड इसी के चलते क्या होता है कि बैटरी थोड़ी कमजोर हो गया तो अब करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड करंट के कम होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो काम करना बंद कर देगा। 9th क्वेश्चन है इन फिगर 4.11 इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ पे आपको बोला गया कि फिगर 4.11 को आप लोग ध्यान से देखिए, इनमें से किसमें जो है ना एलईडी ग्लो करेगा जब स्विच को क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ पे आप दो फिगर को ध्यान से देखिएगा। पहले वाली फिगर में क्या किया गया है, सेम सेटअप है, दोनों में सेटअप सेम है, लेकिन पहले वाले में हम लोगों ने लेमन जूस लिया है और दूसरे वाले में हम लोगों ने प्योर वाटर लिया है। दोनों में क्या अंतर होगा, लेमन जूस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, लेकिन प्योर वाटर में वैसे कोई भी आयंस, फ्री आयंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द एलईडी विल ग्लो इन फर्स्ट केस lemon water. This is because pure water is poor conductor of electricity, so cannot current pass through it. Lemon water contains acids and salts that make it a good conductor, so the current flows through the circuit and LED glows. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो LED है ना वो पहले वाले केस में ग्लो करेगा, लेमन वाटर वाले केस में। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्योर वाटर जो है ना वो पूरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें से करंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर हम लोग लेमन वाटर की बात करें तो लेमन वाटर में एसिड्स होते हैं और साल्ट्स होते हैं जो कि उसे अच्छा कंडक्टर बना देता है। तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते ये होगा कि जो करंट है ना वो सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा, एलईडी जो है वो ग्लो करेगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें लेमन जूस का तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएगा अपने से, क्योंकि इसमें एसिड्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं जो कि उसको अच्छा कंडक्टर बनाता है। 10th क्वेश्चन है नेहा कीप्स द कॉइल एक्जैक्टली द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4 बट स्लाइस द आयरन नील आउट लिविंग ओनली द कॉइल्ड वायर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि नेहा क्या करती है ना, कॉइल को बिल्कुल एक्टिविटी 4.4 के जैसा ही रखती है, लेकिन आयरन नील को वो बाहर निकाल देती है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉइल वायर को छोड़ देती है। विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास, इफ यस विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो कॉइल है वो क्या अभी भी कंपास को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा या फिर ज्यादा हो। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हाँ, जो कॉइल है वो अभी भी कंपास को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, लेकिन जो पहले रिफ्लेक्शन हो रहा था उससे बहुत ज्यादा कम रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है। अब हम लोग नीचे रीजन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउएवर एन आयरन नेल इज अ स्पेशल मटेरियल दैट स्ट्रांगली concentrates and amplifies this magnetic field, making it much powerful. Without the nail, the magnetic field is weaker, so compass needle won't move as much. देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कॉइल से पास करवाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि हालांकि जो आयरन नेल है वो एक स्पेशल मटेरियल है, एक खास मटेरियल है जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है और उसको कंसंट्रेट करता है एक जगह पे, जिसके चलते वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन बिना आयरन नेल के चलते क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले मजबूत हो गया था और भी ज़्यादा बढ़ गया था तो वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, जिसके चलते जो कंपास नीडल है वो पहले की तरह मूव नहीं करेगा। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा था तो कंपास नीडल जो है वो अच्छी तरीके से फुल रिफ्लेक्शन कर रहा था, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ही कम कर देंगे तो वो उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा जितना वो पहले दिखा पा रहा था। तो बच्चों इसी के साथ सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो भी आपको आपके बुक में दिए गए थे वो करवा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।